स्वागत है आपका बड़ी बहस में। दिल्ली गैंग रेप केस में आज काफ़ी कुछ अहम रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज हुआ क्या। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रची जा सकती है। इंडिया गेट को 10 आतंकी निशाना बना सकते हैं। लड़की की हालत कल से बेहतर है, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है, ये कहा है सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने। पीड़ित लड़की का दूसरी बार मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया गया है और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि एसडीएम ने दिल्ली पुलिस के 3 अफसरों के खिलाफ शिकायत की थी। डीसीपी छाया शर्मा और 2 एसीपी पर एसडीएम ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दखलंदाजी की। एसडीएम ने कहा कि अफसरों ने बयान की वीडियोग्राफी नहीं करने दी, जबकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि आरोप गलत हैं। कांस्टेबल सुभाष चंद की आज सुबह मौत हो गई। झड़प में वो जख्मी हुए थे। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने आज भी प्रदर्शन किया है। दिल्ली में सुबह से 9 मेट्रो स्टेशन जो बंद थे वो अब खोल दिए गए हैं। गैंगरेप के खिलाफ देश का गुस्सा थम नहीं रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष चंद की आज सुबह मौत हो गई। पुलिस ने 8 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है। सुभाष चंद की मौत प्रदर्शन के दौरान हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उनकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। गैंगरेप के खिलाफ इंडिया गेट पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान कांस्टेबल सुभाष चंद तोमर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रविवार 23 दिसंबर को प्रदर्शन के दौरान सुभाष घायल हुए और उसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद मंगलवार सुबह 6:40 पर अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चले गए सुभाष चंद। पोस्टमार्टम सुभाष तोमर का हुआ, उसमें उनको पेट पर, चेस्ट पर और गर्दन में काफी अंदरूनी चोट थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कांस्टेबल सुभाष चंद की मौत के इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जिन लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है उनके नाम हैं शंकर बिष्ट, नंद कुमार, चमन कुमार, शांतनु कुमार, कैलाश जोशी, अमित जोशी, अभिषेक और नफीस अहमद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल सुभाष चंद तोमर पर हुए हमले के आरोप में चमन सहित जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन सभी को 23 दिसंबर को प्रदर्शन के वक्त ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस की माने तो भले ही कोर्ट ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की कोर्ट से गुजारिश होगी कि अब जब कांस्टेबल सुभाष चंद तोमर की मौत हो गई है तो इन सभी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। चमन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। केजरीवाल चमन के साथ साथ सभी आरोपियों के बचाव में आ गए हैं। कल कोर्ट में जब उन लोगों के सामने उनको युवाओं को प्रस्तुत किया गया और जो कुछ कार्रवाई कोर्ट के सामने हुई, वो पूरा का पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ एक रत्ती भर भी सबूत नहीं है और जानबूझकर पुलिस इन 8 युवाओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर गैंगरेप केस का मामला चले, उसी के अंदर ये भी मामला चलना चाहिए, इनकी मौत का मामला भी चलना चाहिए। हम लोग थाने तिलक नगर थाने के सामने से जा रहे थे, वहां रैपिड एक्शन फोर्स लौट के आ रही थी, तो उसने कुछ नहीं कहा हमसे, पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग वॉकिंग कर रहे थे वहां, ना हम लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं ना कोई पत्थर उठा रहे थे। कुछ हमसे पूछा नहीं गया कि तुम कौन हो क्या हो, बस अंदर ले गए हमें। और फिर रात को जो भी कार्रवाई हुई उसमें बोला 10 धाराएं लगा के कि पुलिस वाले को मारा तुमने, ये है वो है, और वहां पे रखा। ऐसे में सवाल उठता है कि कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं तो पुलिस से यही कहूंगा कि जिस तरह उन्होंने बलात्कारियों को पकड़ा है, उसी तरह जो कांस्टेबल तोमर के साथ जिसने भी हिंसात्मक वारदात उसके साथ किए हैं, उनको भी पकड़ के सख्त से सख्त सजा अवश्य मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, किसी भी आंदोलन में हिंसा ना हो तो वो अच्छा है, लेकिन हिंसा के कारण अगर कोई मैं देखता हूं तो वो सरकार की असंवेदनशील। सरकार ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की मौत पर अफसोस तो जताया है, लेकिन सवाल ये है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, साथ ही समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता अलका लांबा जी हमारे साथ हैं, और दिल्ली पुलिस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चिदा सिंह रावत जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अलका लांबा जी, मेरा पहला सवाल आपसे,
आपको क्या लगता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को जिस तरह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ है और मैं खुद उस घटना के समय वहां पर उपस्थित थी और एक दिन से नहीं 18 तारीख से मैं खुद इस आंदोलन को एक बहुत ज़रूरी उस आंदोलन की ज़रूरत को समझ रही थी, क्योंकि ये आंदोलन की ज़रूरत थी और शांतिपूर्ण आंदोलन की ज़रूरत थी और ये शांतिपूर्ण आंदोलन 18 तारीख से शनिवार तक चल रहा था। और इसका अगर कोई जिम्मेदार है, मैं कहूँगी नई और पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, जो वहां पर जब पता लगा कि बहुत बड़ा एक माहौल बन चुका है, उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पहुंच गए। वो कोई भी पार्टी हो, ये आप पुलिस को देखना है। और मैं ये कहूंगी, ये जिसने भी कांस्टेबल की हत्या की है, मैं नहीं कहती वो राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों की आड़ में उन हत्यारों ने, उन गुंडों ने, उस बदमाशों ने इन कांस्टेबल की जो है वो हत्या की है। और बिल्कुल मैं कहूंगी इसकी जांच होनी चाहिए और राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन से दूर रह सकती थी। राजनीतिक पार्टियां जी, जो बात अलका लांबा यहाँ पर कह रही हैं कि राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन से दूर रह सकती थी, राजनीतिक पार्टियों की आड़ में ही ये सब कुछ हुआ है। नेहा जी, देखिए जो कहा जा रहा है ना, पहले अलका लांबा जी खुद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्षा रही हैं, बिल्कुल छात्र आंदोलन से जुड़ी हैं, आंदोलनों से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जो मौत हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। देखिए, किसी भी इंसान की मौत जो है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक तो पहले ही ये कहना चाहता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह ये हत्या का मामला दर्ज करा गया है छात्रों पे या युवाओं पे, ये भी ठीक नहीं है। हत्या का एक चीज समझिए, प्री मेडिटेटेड मर्डर 302 में कहते हैं कि आपने जब किसी की मौत करी ना, तो हत्या तब होती है जब प्री मेडिटेटेड होता है। आंदोलन के दौरान कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाना और उसमें किसी की मौत हो जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुधांशु जी, फिर आपके मुताबिक जिम्मेदार कौन है? अगर आपको लग रहा है कि जिन 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है वो सही नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? सवाल का सीधा जवाब दीजिए सुधांशु जी। मैं कह रहा हूं, देखिए, मैं सीधा जवाब ये है कि एक आंदोलन में उग्रता आ गई और एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज हो गई, तो इसलिए उसमें जिम्मेदारी जिन लोगों में, अगर देखे उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसका सब कुछ होगा, उसको देख के उग्रता की जो बात कर रहे हैं वो उग्रता तभी आई जब राजनीतिक पार्टियां अपने महत्वाकांक्षी होकर वहां पहुंच गई कैमरों के सामने। अदरवाइज जो आम युवा था, आम वहां पर जो शक्ति थी, वो बहुत शांति से आंदोलन कर रही थी। मैं 8 दिन से देख रही हूँ, बहुत युवा जो फेसबुक, ट्विटर और मीडिया के माध्यम से बहुत शांति से बैठा हुआ था। बैरिकेडिंग तोड़ने की जो कोशिश की, वो इन्हीं राजनीतिक दलों के महत्वाकांक्षी जो है लोगों ने की, जिसकी आड़ में मैं फिर कहूंगी वो किसी राजनीति जो 8 पकड़े भी गए हैं, मैं उनके लड़कों को आपने बयान सुनवाए, बहुत इनोसेंट लड़के लग रहे हैं। मैं कहूंगी कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। इन 8 लोगों को भी जो पकड़ा है, बिल्कुल इनका बैकग्राउंड जानिए कि इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड है, वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 7 लोग निर्दोष मारे जाए। जो बात यहाँ पर अलका कह रही है, दिल्ली पुलिस ने भी उस बारे में कहा था जब गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी थी, कहा था कि कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे हैं जो भीड़ में अब मौजूद हैं और इस वजह से कहीं का कहीं आंदोलन जा रहा है। तो इस बात को मानने में हर्ष क्या है? आप क्यों नहीं सहमत हैं इस बात से? मैं कहता हूं, देखिए नेहा जी, अगर आप पूरा आचरण देखें तो खुद समझेंगे कि क्या हुआ है। 23 तारीख की सुबह 144 दफा लगा के कोई भी यहां पे आंदोलन नहीं होगा, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगी। ये जो सरकार का निर्णय था, ये बिल्कुल गलत था। एक प्रजातंत्र में लोगों में आक्रोश था, ये जो हुआ, और उस आक्रोश को जाहिर करने का हक उनका है। उस हक को आप कहें कि नहीं, आप नहीं करेंगे, हम यहां किसी 4 जनों को इकट्ठा नहीं होने देंगे, हम हर जगह से लोगों को खदेड़ेंगे। सुबह से सब लोग देख रहे थे और इससे उत्तेजना जो हुई है, पैदा हुई है, ये जो बर्बरता चल रही थी, सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल को आगे ले जाऊंगी, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं। सुधांशु जी, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हमारे साथ शिवराज सिंह रावत जी जुड़े हैं। लगा हुआ था, लेकिन जब पता लगा कि अलका जी, मैं आऊंगी आपके पास, से आंदोलन कर रहे हैं, तो पुलिस ने उसमें ढील दी। अगर आपको शांतिपूर्वक करना है तो 144 के बाद भी आप करिए। और अलका जी, मैं आऊंगी आपके पास, मुझे मालूम है आप वहां मौजूद थी, इसीलिए वहां जो कुछ हुआ वो आप बता रहे हैं। राजनीतिक पार्टी को भी मैं इस चर्चा में
शामिल करना तब ये चाहूंगी। हिंसा हुई है। जी, चिदा सिंह रावत जी, आपको क्या लगता है पुलिस कांस्टेबल की मौत का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो मैं उस नौजवान को जो अपनी कर्तव्यपरता की बलदेवी पर शहीद हुआ उसको मैं नमन करता हूं। दूसरे, इस मौत का जिम्मेदार जैसा भी आप पूछ रहे हैं, जो पुलिस एक्ट ब्रिटिश एम्पायर ने 1861 में जो बनाया था, जिससे आज वे सत्ताधारी जितने भी हमारे हैं, चाहे कांग्रेस है या कोई भी है, उनके आगे पीछे कम से कम 50% पुलिस जन उनके आगे पीछे रहते हैं। और जो राजनीतिक अपराधीकरण है, जो असली अपराधी हैं वास्तव में देश के, उनको हम सलूट मारते हैं। दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा करते हैं। आम जन की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए केवल 48% पुलिस जन उपस्थित हैं आज। उनमें से भी कुछ लीप पर, कुछ ऐसे। दरअसल में ये जो घटना बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है दिल्ली में, जो भारतवर्ष की राजधानी है, इसमें जन आक्रोश का इतना बड़ा जो आंदोलन हर जन में, छात्र में, छात्रा में जो एक तूफान आया, इसको 144 लगाकर और इसको दबाने की जो कोशिश की, यहाँ थोड़ी जल्दबाजी की। इनके पास में कोई हथियार नहीं था। सही बात कह रहे हैं इन्होंने, ठीक है, सही बात करें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पर्सन इसमें आए। मैं उसके लिए पहले ही बोला, राजनीतिक अपराधीकरण। राजनीति में अधिकतर 20%, 30% जैसा भी रिकॉर्डेड है, अपराधी लोग शामिल हैं। उनके ही अपने कोई आदमी ऐसे आकर के ऐसा उपद्रव कर सकते हैं। पुलिस जनों को चोट भी लगी है। लेकिन ये जो भी कुछ है, ये ब्रिटिश एम्पायर 1857 में जो पहला आज़ादी का आंदोलन हुआ, उसको दबाने के लिए ऐसा आंदोलन फिर दोबारा ना हो, 1860 में एक कमीशन बिठाया। उसके बाद में 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक प्रकाश सिंह जो डीजी थे उत्तर प्रदेश के, आईपीएस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल रेट दाखिल कर रखी है, उसमें ऑर्डर भी हुआ है। एक हम पब्लिक की निष्पक्ष सेवा नहीं कर सकते, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। वो ये कह रहे हैं, जी आपने कहा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, और एक बड़ी बात आपने कही कि धारा 144 लगाकर, जो बात सुधांशु जी भी कह रहे हैं, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। अलका लांबा जी, क्या ये एक बड़ा कारण सामने निकल कर आ रहा है जिस तरह से सरकार ने इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया, या कहें मिस हैंडल किया? धारा 144 आप लगाते हैं, शुरुआत में ही जाकर आप अपने ही लोगों से बात नहीं करते। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कोशिश नहीं हुई लोगों से जाकर शुरुआत में बात करने की, और शायद यही वजह है कि ये पूरा माहौल बाद में चलकर इतना खराब हो गया। देखिए, मैं आपको दोबारा कहूंगी, मैं सिर्फ एक महिला, वो महिला जो उस महिला का दर्द जानती है, पिछले 6 दिन से आंदोलनों में शामिल हूं, मैं उसके तौर पर आपसे बात रख रही हूं। मैं किसी सरकार को नहीं बचा रही हूं। 144 लगाने के पीछे एक ही मंशा थी, जो कांस्टेबल के साथ हुआ, और वो एक के साथ हुआ। और हो सकता है इसमें अपने मकसद में, मैं फिर कह रही हूँ, वो गुंडा, वो बदमाश, वो हत्यारे और हत्याएं कर सकते थे। ये डर, ये आशंकाएं, जैसे आज कमिश्नर पुलिस ने भी कहा, आतंकवादी जो है वो घुस चुके हैं और अपने मकसद में इस भीड़ के बीच में शामिल होकर अपने मकसद में वो होंगे। तो ये डर था कहीं ना कहीं, इसलिए 144 लगाई। लेकिन जब खुद देखा गया कि शांतिपूर्वक तरीके से सब छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं, 144 लगने के बावजूद भी इजाजत दी गई, और हम लोग सुबह से शाम तक वहां बैठे रहे, हम आंदोलन करते रहे। लेकिन शाम को वही हुआ जिससे सरकार का 144 धारा लगाने के पीछे जो है डर था। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है जिस तरह से इसमें राजनीति अब करी जा रही है। अगर हम चीजों को जो है, सुधांशु जी, राजनीति नहीं है, आप वहाँ नहीं थे। 6 दिन से मैं वहाँ हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। आपके विजय गोयल जी क्या करने पहुंचे वहाँ पर, बाबा रामदेव क्या करने पहुंचे, एनएसए, एबीपी क्या करने पहुंची? शर्म आनी चाहिए अगर आप फिर राजनीति का। मैं कांग्रेस से 18 साल से राजनीतिक पार्टी पे हूँ, एक महिला के तौर पर आंदोलन में शामिल हूँ। मालूम नहीं आप किस पे अटैक और किसको बचाना है। सच्ची को रखाइए, सच्चाई को रखिए, और मीडिया के साथी भी वहां पर थे। मैं क्या कहूंगी क्या नहीं, मीडिया भी वहां 24 घंटे शामिल थी, उनके कैमरे ऑन थे, उन्होंने सब कुछ देखा है। जब बसें भरकर दिल्ली की तरफ लाई गई और कैमरों के सामने अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है राजनीति के पूरे कैरियर के दौरान बैरिकेडिंग कैसे तोड़ना है, संसद और विधानसभाओं में कैसे घुरना है। अलका जी, आपने बात कह दी, लेकिन सुधांशु जी, एक बात जो अलका जी जानने की कोशिश कर रही है, शुरुआत से ही कह रही है कि राजनीतिक तत्वों के आने के बाद माहौल बिगड़ा। वो कह रही है विजय गोयल भी वहां पहुंचे थे, ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने किया है, उनकी आड़ में बदमाशों ने और हत्यारों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। मैं फिर कह रही हूँ,
ये एबीवीपी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, एनएसए क्यों नहीं हो सकता, ये आम पार्टी का नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आड़ में बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया है, जिसकी जिम्मेदारी हर एक को लेनी है। नेहा जी अब ये बोलिए सर, 2 मिनट मुझे बोलने में, फिर जो इनको कहना जरूर कह लें। देखिए, इसमें राजनीति ना करिए, आप खुद राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप गई थी वहां पे। मैं ये कहूंगा कि आपने जाके वहां पे भड़काया, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरा कहना है, एक सेकंड बोल लेंगे, आपने बहुत देर बोल लिया। मेरा कहना है, जन आक्रोश जो था उसको समझने की कोशिश करिए। लोगों में इतनी घृणा इस समय पैदा हो गई थी जो जघन्य अपराध हुआ, और जिस तरह सारी संवेदनहीनता के साथ इस सारे अपराध को देखा जा रहा है, इसके बारे में काम हो रहा है, इसलिए लोगों में आक्रोश था। लोग आके अपना आक्रोश जाहिर करना चाहते थे। आप कहते हैं हम उनको इकट्ठा नहीं होने देंगे, आने नहीं देंगे, ये सब तो बातें बात की हैं। पहले सुबह अगर आपने सबने देखा हो 9 बजे किस तरह से लोगों को उठाया गया वहां से, किस तरह लाठीचार्ज किससे हुई। भाई, हर एक आदमी को यह हक है कि वो चाहे, एक सेकेंड, हर एक आदमी को यह हक है। आप जनता मंतर में जाके ले जाते, लोगों को जाने देते। भाई, अगर दिक्कत है कि इंडिया गेट पे नहीं होगा, राजपथ पे नहीं होगा, तो जंतर मंतर पे ले जाने देते, लेकिन सारे के सारा इलाका बंद कर दिया जाएगा। हम किसी को भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। 144 आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, आप आवाज एक बार सुन तो लीजिए। 144 जब लगाया जाता है तो जिस इलाके में लगाया जाता है वहां पे किसी को हक नहीं होता। कृपया कानून, आप तो जानती हैं अलका जी, आप इतनी वरिष्ठ नेता रही हैं, कम से कम कानून का बारे में आपको पता है। मंतर और इसीलिए मेरा कहना है कि देखिए, हर गली मोहल्ले में ये आवाज उठनी चाहिए, वहां पर 144 लगाए, वहां पर क्या सरकार रोक रही है हमें? हाँ, तो गलत है ना। गलत नहीं, मैं कह रही हूँ, आपसे पूछूं, क्या रोक रही है? नहीं रोक रही है, आवाज हर गली मोहल्ले में जानी है। आप 144 लगा क्यों रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां गली मोहल्लों में सब छोड़कर कैमरों के सामने भीड़ के बीच में आकर अपनी राजनीति करने पहुंचे। चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रख ली। रावत जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, एक अहम सवाल उठ रहा है क्योंकि दर्शक भी हमारे लगातार प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। एक दर्शक का ये भी कहना है कि अगर सरकार शुरुआत में ही लोगों की मांगे मान लेती तो इस तरह से पुलिस कांस्टेबल की जान नहीं जाती। आप क्या कहते हैं? और नहीं, रावत जी, मेरा ये सवाल आपसे, अलका जी, सुधांशु जी, आप दोनों से मेरी अपील है। अलका जी, सुधांशु जी, आप बाकियों को भी बोलने देना चाहिए। नहीं थी अलका जी, आपके साथ रावत जी बैठे हैं, उन्हें भी बोलने का मौका देना चाहिए। रावत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे एक दर्शक ने हमें ये कहा है, दर्शक लगातार प्रतिक्रिया भेज रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर सरकार शुरुआत में प्रदर्शनकारियों की मांगे मान लेती तो पुलिस कांस्टेबल को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। नहीं, ये तो ठीक है कि यदि सरकार इनकी मांग जो थी, इनकी मांग थी कि इन मुलजिमों को जिन्होंने ऐसा दुष्कर्म घिनौना अपराध किया, इनको फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन फांसी की सजा पुलिस के पास तो है नहीं। ये तो सरकार वहाँ एक्ट बनाए, उसमें अमेंड करे कुछ, तो जब भी तो फांसी लगेगी, वरना ऐसे अपराध में आज तक तो किसी को ऐसी फांसी लगी नहीं है। ये कहने से या आंदोलन करने से तो फांसी लग नहीं सकती। इसके लिए सरकार कोई संसद में अमेंडमेंट करे, कोई एक्ट लाए, कोई कानून बनाए। और दरअसल में जो मेरा अपना अनुभव है दिल्ली पुलिस का, एक हमारे देश में यहाँ कानून का शासन है ही नहीं। यहाँ तो शासन का कानून है, जैसा शासन को जैसे व्यवस्था देखे वैसा ही कानून बना दे। तो रावत जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है? एक ऐसा मुद्दा जिसको पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, चाहे वो गैंगरेप केस का मामला हो या फिर कांस्टेबल जिस तरह से शहीद हुए हमारे, क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है? नहीं, राजनीति से तो कहीं भी कोई भी अछूता है नहीं। दिल्ली पुलिस हो या इंडियन पुलिस हो, सभी सरकार की कठपुतली है, जैसे सरकार नचाए ऐसे नाचती हैं। यहाँ पुलिस कमिश्नर को चेंज करने से या पुलिस वालों को सस्पेंड करने से कोई होने वाला नहीं। मैं तो इस आपके माध्यम से भारत सरकार को भी ये कह रहा हूँ कि इसमें जो पुलिस व्यवस्था है जो ब्रिटिश एम्पायर से चल रही है, इसमें आपको बदलाव करना ही पड़ेगा। और जब तक ये बदलाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, माननीय राष्ट्रपति जी को हमने लिखा है, जब तक यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। ये जिस गाड़ी में ये गैंगरेप हुआ उसमें काले शीशे थे, क्या पुलिस अंधी है क्या?
आज भी काले शीशे की कारें चलिए चल रही रावत है। जी, गुस्सा बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही सवाल भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार ने वादे किए हैं, देखना होगा कि इसका वाकई में कोई असर पड़ता है या नहीं। गांधी जी माफ कीजिएगा मुझे, वक्त हमारे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।